नेपाल का एक ऐसा शहर जहां दिन और रात दोनों अलग होते हैं। सुबह होती है अन्नपूर्णा रेंज की खूबसूरत पहाड़ियों के साथ। शहर के बीच बसी है पेवा लेक। दिन में बिल्कुल शांत लगती है। बोट्स धीरे धीरे चल रही होती हैं और पानी में पहाड़ों का रिफ्लेक्शन। ऊपर से देखो तो पोखरा सिर्फ एक सिटी नहीं लगती, बल्कि पहाड़ों के बीच सेटल्ड एक लाइफ लगती है। इसी शांति के ऊपर एक और जगह है, पंचमुखी गणेश टेम्पल। यहाँ से सिटी, लेक और माउंटेन्स एक ही फ्रेम में दिखाई देते हैं। पर पोखरा सिर्फ इतना ही नहीं है। रात को पोखरा की वाइब थोड़ा थाईलैंड जैसे लगने लगती है। म्यूजिक, ओपन कैफेज, बार्स, ट्रैवलर्स और एक रिलैक्स्ड पार्टी सीन। इसी कंट्रास्ट की वजह से पोखरा सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं लगता, एक एक्सपीरियंस बन जाता है जो सुबह भी याद रहता है और रात में भी। नमस्ते नेपाल। तो हम अपनी मॉन्स्टर स्कॉर्पियो को लेकर निकल चुके हैं इंडिया टू नेपाल रोड ट्रिप पर। और ग्राफिक्स आपको चेक कराता हूं। इस साइड आप देख सकते हैं इंडिया का मैंने मैप बनवाया हुआ है भगवा कलर में, और ये हमारा रूट मैप होने वाला है। कासगंज, एटा, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर होते हुए हम लोग पहुंचेंगे सनौली बॉर्डर, और सनौली बॉर्डर के बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे नेपाल में। और नेपाल में हम लोग लुम्बिनी, भैरमा, पोखरा, काठमांडू और मस्टांग को एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको साइड प्रोफाइल भी चेक कराता हूँ। ये चेक करो, साइड में हम लोगों ने जो इंडिया का मैप है यहाँ पे बनाया हुआ है, और यहाँ से एक दो देखो रोड होते हुए नेपाल पहुंचेंगे। ये नेपाल का मैप है। यहाँ पे सिटीज़ मैंने मेंशन नहीं कराई, नेपाल को हाईलाइट करा, और यहाँ पर आ गया नमस्ते नेपाल। और ये है अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम। तो जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो जाके फॉलो करो, क्योंकि ट्रिप की अपडेट इंस्टाग्राम पे पहले मिल जाती है। यूट्यूब पे तो काफ़ी बाद में ब्लॉग्स आते हैं। और बैक प्रोफाइल आपको चेक कराता हूँ। बैक में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कराया हुआ, इंडिया टू नेपाल, और इधर अपने इंडिया का फ्लैग है और इधर नेपाल का फ्लैग। अभी हम लोग रुके थे फ्यूल अप के लिए, टैंक अपना फुल हो चुका है। और आज का जो अपना स्टे रहेगा वो रहेगा अयोध्या का। कल हम लोग राम मंदिर के दर्शन करके फिर अपनी आगे की ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। और अगर टाइम की बात करूं तो अभी 6:32 हो रहे हैं। हम लोग घर से 5 बजे निकले थे। गुड मॉर्निंग गाइज। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या, ओवरनाइट ड्राइव करके। भाई रास्ते में बहुत फॉग मिल रहा था। पहले तो हम लोगों ने सोचा कि लखनऊ स्टे कर लेते हैं। लखनऊ हम लोगों ने एक ब्रेक लिया, खाना वाना खाया। ओ भाई सामान कहाँ जा रहा है। उसके बाद फिर डिसाइड किया कि थोड़ा स्लोली चलते ही हैं। और लखनऊ से थोड़ा आगे निकलते ही फॉग मिलना बंद हो गया। फिर हम लोग अयोध्या पहुँच गए। रात में 2 बजे हम लोग पहुँचे थे। और अभी रेडी होके अभी हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर के लिए, और वहाँ दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अभी फिलहाल 11 बज चुके हैं। देखते हैं कि हम लोगों को कितना टाइम लगता है अयोध्या से निकलने में। गाड़ी को पार्क करके अभी हम लोग निकल चुके हैं दर्शन के लिए। और अभी मैं जिस रोड पर चल रहा हूँ इसको बोलते हैं राम पथ। और जब आप अयोध्या में एंटर करते हो ना, जैसे जैसे आप राम मंदिर की ओर बढ़ते हो, तो रास्ते में आपको कई सारे लोग देखेंगे आपको हाथ देते हुए, आपको रोकते हुए। वो लोग आपको रोकते हैं और बोलते हैं कि हम आपको मंदिर तक ले चलेंगे, क्योंकि जो मेन रोड है ना, वहाँ पुलिस आपको अंदर नहीं जाने देती, आपकी गाड़ी को इधर की तरफ मोड़ा देती है और आपको घूम घाम के आना पड़ता है। तो अगर आप अपना टाइम थोड़ा सा बचाना चाहते हो, भीड़ भाड़ से बचना चाहते हो, तो आप उन लोगों को ला सकते हो, हायर कर सकते हो। आपको चार्ज करते हैं, 200-300 रुपये बोलते हैं। और जैसा आप उनको कन्विंस कर लो, जैसा आप उनसे बार्गेन कर लो।
अगर आप मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हो तो अपने साथ कोई भी सामान कैरी मत करना, ना आपके स्लीपर्स, ना आपका फ़ोन, ना आपकी गाड़ी या बाइक की चाबी, कुछ भी अंदर अलाउड नहीं है। आपकी पॉकेट्स बिल्कुल खाली होनी चाहिए। अगर आपको सामान लेके आते हो तो आपको लॉकर में जमा करना पड़ेगा, और लॉकर में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जाने वाला है। जितना टाइम आपका मंदिर में दर्शन में नहीं लगेगा उससे कहीं ज़्यादा टाइम आपका लॉकर में लग जाएगा, और लॉकर के बाद आपको एक और लाइन लगानी पड़ेगी आपको स्लीपर सबमिट करने के लिए। तो उसमें आप बोरी मिलने का बहुत ज़्यादा लंबा झंझट रहता है। तो आपका जो भी सामान है वो अपनी गाड़ी में या फिर किसी शॉप के बाहर ही जमा करवा के आना, तो आप काफ़ी ज़्यादा टाइम अंदर बचा सकते हो। अभी हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। अब हम अयोध्या से सीधा निकल जाते हैं सनोली बॉर्डर की ओर। इंडिया टू नेपाल रोड ट्रिप का आज है अपना डे 3। कल हम लोग अयोध्या से ड्राइव करते करते पहुंच गए थे सनोली बॉर्डर, और यहाँ पे हम लोग रात में 10 बजे पहुंचे थे, तो हमें अंदर एंट्री नहीं मिल पाई। यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप एंटर कर सकते हैं अंदर नेपाल में। तो आज हम लोग अंदर एंट्री लेंगे, और मैं आज आपको बताऊंगा अगर आप इंडिया से नेपाल जा रहे हो अपनी कार या फिर बाइक को लेकर, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको घर से लेके आने यहाँ पे, और क्या क्या नए डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से बनवाने होते हैं। और आज हमें अपनी इंडिया की करेंसी को नेपाली करेंसी में भी एक्सचेंज कराना है। तो हमारा जो पहला प्रोसेस था वो हमने कंप्लीट कर लिया करेंसी एक्सचेंज का। हमने अपनी इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में एक्सचेंज करा लिया। 1/6 का रेशियो चलता है। अगर आप इंडिया से 100 रुपये लेके आ रहे हैं तो अंदर जाके वो आपके 160 हो जाते हैं। अंदर जाके नहीं, हमारे पहले ही हो चुके हैं बॉर्डर पे। तो वैसे तो यहाँ पे कमीशन लगता है, लेकिन अगर आप अच्छे होटल में रुक रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो बिना कमीशन ही आपके एक्सचेंज हो जाता है। हम लोगों ने इस होटल में स्टे किया था और हमारा बिना कमीशन के हमारा जो करेंसी एक्सचेंज हो चुका है। आपको एक बारी करेंसी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है 100 का, इसके बाद ये है 500 का, देख लो भाई नेपाली करेंसी, और इसके बाद ये है 1000 का। ठीक है, तो ऐसे दिखते हैं कुछ नेपाली नोट। भाई होटल से निकलते ही इतनी लंबी लाइन दिखी है ट्रैफिक की। ये देखो भाई, सामने एमएच की गाड़ी है और काफ़ी लंबी लाइन है। बॉर्डर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो ये जो चेक पोस्ट है, यहाँ पे आपकी गाड़ी का पूरा लगेज चेक होता है। तो हम अपना आधा लगेज वहाँ लेके पहुँच चुके हैं। आधा लगेज इसमें ये भी हम लेके जा रहे हैं। पूरा गाड़ी का जो भी लगेज है ना, वो स्कैन होता है। स्कैन होने के बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलती है। तो हमारी गाड़ी चेक पोस्ट से निकल चुकी है। जो भी लगेज था वो चेक हो गया, लेकिन हमारे पास ड्रोन था तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई। ड्रोन अलाउ नहीं किया है, तो अगर आप नेपाल ट्रिप पे आ रहे हो तो ड्रोन लेके मत आना, आपका वहीं जमा हो जाएगा। हमारा भी जमा हो चुका है, लौटते टाइम हमें वापस मिलेगा। उसके अलावा अभी हम लोग आ चुके हैं कस्टम ऑफिस अपना भंसार बनवाने के लिए, और भंसार बनवाने के लिए आपको अपनी गाड़ी की फिजिकल आरसी लाना मैंडेटरी है। डिजी लॉकर वगैरह यहाँ पे नहीं चलता। फिजिकल आरसी अभी देखो भाई गया है, जो हमारा सारा काम करा है डॉक्यूमेंटेशन का। ये थोड़ा सा आपसे कमीशन लेते हैं और आपकी जो भी चीज़ें हैं वो सारे करवा देते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आपकी गाड़ी नेपाल में अंदर एंटर नहीं कर सकती, और ये है भंसार। तो अपना भंसार बन के रेडी है। भंसार के अलावा आपको रोड टैक्स भी पे करना होता है। भंसार प्लस रोड टैक्स आपका जाता है 900 नेपाली करेंसी, और इंडियन करेंसी की बात करें तो 600। अगर भंसार की बात करूं तो 375 इंडियन करेंसी, 600 नेपाली करेंसी। तो हमने ये 7 दिन का बनवाया है। जितने भी दिन आप नेपाल में अंदर ट्रैवल करने वाले हो, जैसे 5 दिन आप करने वाले हो, तो 7 दिन का बनवा के चलना, 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलना। क्योंकि अगर आपका भंसार एक्सपायर हो जाता है और आप यहाँ 1-2 दिन लेट पहुँचते हो तो पेनल्टी काफ़ी हाई है। 2500 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग आपकी पेनल्टी पड़ती है। अगर 2 दिन लेट होते तो 5000 रुपये का पड़ेगा, और अगर आप भंसार बनवाओगे 2 दिन का तो वो 1200 रुपये का बनेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके ही चलना। डॉक्यूमेंटेशन के बाद अब हमारी स्कॉर्पियो नेपाल में एंटर कर चुकी थी। सबसे पहले हमें दिखता है नेपाल का नेशनल फ्लैग और ये खूबसूरत नज़ारे। जब हम लोगों ने एंट्री ली ना तो उस टाइम पे बहुत ही वीआईपी रोड मिले, एकदम हाईवे मिला। कुछ दूर चलने के बाद हमें कुछ इस तरीके का ऑफ रोड पैच देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर देखो आपको ये पुराने वाले ट्रक देखने को मिलेंगे जो अब इंडिया में बहुत ही रेयरली दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मोस्टली यही वाले ट्रक दिखेंगे। और हमारे इंडिया में जो इको चलती है ना, उसकी जगह यहाँ पे ये वाली कोई कार ब्रांड है, ये चल रही है। और यहाँ पे टाटा की भी कोई एक बैन है, वो यहाँ पे चलती है। मैंने इंडिया में कभी भी नहीं देखी, पर यहाँ पे BYD की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। ये देखो, एक इधर से आगे ट्रक, ये देख रहे हो। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पाल्पा करके एक जगह है, खाना खाने के लिए रुके थे। और जब हम लोग यहाँ रुके तो हमें एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे नेपाल में जो खाने की टाइमिंग है वो 10 से 12 के बीच है। तो हमें यहाँ पे खाना रेडी नहीं मिला। अब हमारे लिए खाना रेडी हो रहा है। तो उन्होंने कहा जो दीदी अंदर कि आप 10 से 12 के बीच खाना पीना खा लेना, वरना आप कहीं भी रुकोगे ना तो वहाँ आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा बनवाने के लिए। तो अभी हमारा खाना रेडी हो रहा है। हमने कहा कि आगे भी कहीं जाएंगे तो यही सिनेरियो सेम फिर से आएगा, लेकिन कल से हम लोग 10 से 12 के बीच में अपना खाना खत्म कर लेंगे। यहाँ पे उन्होंने हमें जो खाने का रेट बताया वो 300 रुपये और 350 रुपये थाली के बताया। 300 में रोटी नहीं थी, 350 में रोटी थी। पहले तो हमने 5 मिनट सोचा यार बहुत महंगा है, फिर हमें अचानक से याद आया कि हम लोग नेपाल में एंटर कर चुके हैं और इंडिया की करेंसी जो नेपाल की है वो 1/6 ज़्यादा है।
तो हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग 200 रुपये के आसपास की प्लेट है। तो फिर हम लोगों ने एक तो मोमोज़ की प्लेट लगवाई है। मोमोज़ देखते हैं कैसा टेस्ट है नेपाल का, उसके बाद खाना पीना खा के फिर आगे निकलते हैं। ड्राइव करते करते शाम के 5 बज चुके थे और हमें देखने मिलता है ये सस्पेंशन ब्रिज। तो अभी देखो मैं ब्रिज पे आ चुका हूँ और ये ना भाई हिल रहा है और नीचे देख रहे हो पूरा खाई है, तो थोड़ा सा डर आपको लग सकता है। ये देख रहे हो भाई, लेकिन व्यू बहुत ही प्यारा है सनसेट के टाइम का। यहाँ पे ये देख रहे हो थोड़ी सी शाम हो चुकी है, तो ये देखो इस तरीके से दिखता है। और अगर नीचे दिखाऊँ ना कि कितनी गहराई है, तो ये देखो भाई अच्छी खासी गहराई है। लेकिन ऐसा नहीं कि टूट टूट के गिर जाएगा, लेकिन फिर भी डर लग सकता है आपको। ये देखो भाई यहाँ से कुछ ऐसा व्यू मिलता है देखने को। और वहाँ ऊपर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये देखो यहाँ पर। 8 घंटे की ड्राइव करके अब हम फाइनली रात के 9 बजे पोखरा सिटी में एंटर कर चुके थे। होटल चेक इन के बाद अब हम निकल जाते हैं यहाँ की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए। ये है पोखरा, नेपाल का एक ऐसा शहर जो रात होते ही बिल्कुल अलग रंग में ढंग जाता है। नियॉन लाइट्स में ग्लो करती हुई स्ट्रीट्स, कैफे से निकलता हुआ लोफाई और सॉफ्ट जैज, और हवा में एक रिलैक्स्ड प्रीमियम सा वाइब। यहाँ की नाइट लाइफ का मतलब शोर शराबा नहीं, बल्कि स्लो म्यूजिक, डीप कॉन्वर्सेशंस और थोड़ा सा पॉज। अभी मैं आ चुका हूँ पोखरा की नाइट लाइफ देखने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि थाईलैंड जैसी है, मतलब थाईलैंड से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन मैं थाईलैंड नहीं गया तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता कि वैसा दिख रहा है फिर नहीं दिख रहा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप बताना कि आपको कैसी वाइब लग रही है यहाँ की। देखो मेरे जस्ट सामने एक आपको बार देखने को मिला, और इसकी भाई ये देखो जो ग्लास वॉल है भाई कितनी सेक्सी लग रही है। देखो एक बार ये है, एक बार ये है, एक बार इसके पीछे है, और आप आगे चले हो लाइन से आपको बार से बार देखने को मिलेंगे। और भाई साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा भाई, ये देख रहे हो ऐसा लगता है कि अभी अभी सफाई हुई है, अभी अभी झाड़ू वाड़ू लगी है। अगले दिन की शुरुआत होती है इस खूबसूरत व्यू के साथ जो हमारे होटल की बालकनी से आ रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम निकल चुके थे पोखरा सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। आज ड्राइव करने में ज्यादा मजा आ रहा था। ट्रैफिक ना के बराबर, रोड्स बहुत ही प्यारी, और उसी के साथ साथ ये खूबसूरत नज़ारे। तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं सारंगकोट व्यू पॉइंट जाने का, जिसकी डिस्टेंस पोखरा सिटी से अप्रॉक्स 10 किलोमीटर्स थी। गाड़ी हमने अपनी पार्किंग में लगा दी है और अभी ऊपर तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं, तो अभी चढ़ के जा रहे हैं। देखते हैं कितना ऊपर है, कितना ट्रैक हमें करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, छोटा सा ट्रैक है। और जैसे आप ऊपर आते हो टॉप पे, आपको सामने ही दिखती है गणेश जी की बड़ी सी प्रतिमा। एक्चुअली बड़ी नहीं, काफी बड़ी। ये है सारंगकोट व्यू पॉइंट, पोखरा का एक आइकॉनिक हिल टॉप, जहां से सिटी सिर्फ दिखती नहीं बल्कि फील होती है। यहीं से हर सुबह पहली रोशनी अन्नपूर्णा रेंज को टच करती है और पूरा लैंडस्केप एक काम मोमेंट में बदल जाता है। इस हाइट पर स्थित है पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति। ये मूर्ति सिर्फ एक रिलीजियस सिंबल नहीं, बल्कि बैलेंस और प्रोटेक्शन का कल्चरल साइन है। गणेश जी के 5 मुख हर डायरेक्शन की अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं सनराइज सनसेट व्यू पॉइंट, और यहाँ की ना आपको टिकट देनी पड़ती है, और टिकट की प्राइस 60 रुपीज़ पर पर्सन है। तो अभी मैं दादा को दे रहा हूँ नेपाली करेंसी 300 रुपये की,
और आज हमें खुले खुले पैसे मिलने वाले नेपाल के। हम लोगों ने यहाँ करेंसी एक्सचेंज कराई थी, वहाँ में 100 का, 500 का और 1000 का मिला था। तो अभी आपको 10 या 20 के नोट भी दिखाता हूँ। ये कितने का? 50 का? अरे भाई 50 के वापस मिला है। 5-5 के। ये 5-5 के? 5 के नोट काफ़ी नहीं है, हमारे यहाँ तो बंद हो गए। ये सरांकोट धाम, हम इधर का पुजारी है। इधर में हमें 25 साल होगा खड़ा हो जाएगा। पहला कुछ नहीं है। इधर में बहुत आदमी आता है, इंडियन आता है, फॉरेनर आता है ना। इधर से क्या देखना है, उधर से धौलागिरी देखना है, अन्नपूर्णा 1 2 3 4 देखना है, माचा पुष्कर देखना है, गंगापूर्णा देखना है, गणेश हिमाल देखना है, लमजुंग हिमाल देखना है, लड़के पास पूरा देखना है ना। इधर में जो आदमी आता है बहुत खुशी हो जाएगा। सुबह में इधर में 5 बजे आदमी आना चाहिए। सनसेट सनराइज देखने के लिए बहुत आदमी आता है। जो आपसे हम टिकट लेता है ना, भगवान के लिए सोफा का, टॉयलेट बाथरूम सोफा के लिए लेता है। कोई आदमी पैसा नहीं खाता है। पहला कुछ इधर में कुछ नहीं है। इसका हाइट कितना है मालूम है? 15,092 फीट सबसे हाइट जगह है। इसका नाम है सरांकोट धाम। इंग्लिश में क्या बोलता है? सरांकोट व्यू पॉइंट बोलता है। ये पंचमुखी गणेश बिंद्रा धाम से आया। ओम नमः शिवाय। स्टार्टिंग में मैंने आपको जो गणेश जी की प्रतिमा दिखाई थी, पुजारी जी ने इस प्रतिमा के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे बताई जिसे जान के मैं शौक रह गया। तो ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे यूपी से ये प्रतिमा आई हुई है, वो भी मथुरा वृंदावन से, और वो भी 17 करोड़ में मंगाई है भाई नेपाल गवर्नमेंट ने। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर आप आ रहे हो इंडिया से, स्पेशली हमारे मथुरा और वृंदावन वाले भाई, तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना, दर्शन के लिए आना। तो टिकट लेने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी एरिया मिलता है। और उधर देखो एक हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, ये देखो भाई। और जैसे आप उधर देखेंगे ना, तो उधर भी श्री भैरव मंदिर है, एक मंदिर यहाँ पे भी है। और अभी फ़िलहाल हमें जाना है ऊपर व्यू लेने के लिए। तो अभी देखो ऊपर चलते हैं और ऊपर से आपको व्यू चेक कराते हैं कि कैसा व्यू देखने को मिलता है। देखो आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होगा। तो वो वाला जो आप रेंज देख रहे हैं, ये है धौलागिरी, ये वाला है अन्नपूर्णा फर्स्ट, ये वाला अन्नपूर्णा सेकंड और ये वाला अन्नपूर्णा थर्ड। 14 पहाड़ है 8000 मीटर की हाइट पे, जिसमें माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा और भी हैं, जिनमें से एक है जो मैंने आपको रेंज दिखाया अन्नपूर्णा। अब हम लोग वहाँ थे टॉप पे, जहाँ से मैंने आपको अन्नपूर्णा रेंज दिखाई थी। मैं वहाँ से नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा सा एरिया, लेकिन इसके लिए आपको अपने जूते चप्पल बाहर उतारने पड़ते हैं। और यहाँ के आप आसमान में चिड़ियों को कम, लोगों को उड़ते हुए ज़्यादा देखोगे, क्योंकि यहाँ चल रही है भाई पैराग्लाइडिंग मेरे जस्ट सामने, ये देख रहे हो, ये देखो भाई। तो अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी है लाइक पैराग्लाइडिंग और केबल कार राइड, तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। और अगर इनकी चार्जेस की बात करूँ तो पैराग्लाइडिंग का अप्रॉक्स 8000 जाता है। अब हम निकल जाते हैं पोखरा सिटी के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस पेहवा लेक। तो अभी अपनी स्कॉर्पियो फ्यूल अप के लिए लग चुकी है। पिछले 2 दिन से हमने यहाँ पे घूम रहे हैं। टैंक लग चुका है रिजर्व में, और लास्ट फ्यूल हमने कराया था इंडिया में। तो यहाँ के जो फ्यूल स्टेशन हैं वो इस तरीके के होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। ऐसा लगेगा आपको दुकान पे आओ पेट्रोल लेने के लिए, डीजल लेने के लिए। एक दुकान वहाँ पे, एक दुकान वहाँ पे, और इसके बीच में ही पूरा फ्यूल स्टेशन है। और मैं आपको रेट दिखा देता हूँ कि क्या रेट मिल रहा है। डीजल का रेट है 142। पेहवा लेक सिटी के बिल्कुल पास लोकेटेड है, इसीलिए टूरिस्ट के लिए ये इजीली एक्सेसिबल है। ये व्यू देखते ही आप समझ सकते हैं कि आप पेहवा लेक के बिल्कुल नजदीक है। पेहवा लेक की सबसे खास बात ये है कि यहाँ से अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज का क्लियर रिफ्लेक्शन पानी में दिखता है, स्पेशली सुबह और शाम के टाइम। पेहवा लेक ओरिजिनली इतना बड़ा नहीं था। 1916 के आसपास यहाँ डैम कंस्ट्रक्शन हुआ, जिसके बाद लेक का एरिया काफी एक्सपेंड हो गया। इस लेक का नाम नियर बाई पेहवा विलेज से आया माना जाता है। टाइम के साथ ये लेक पोखरा का आइडेंटिटी और इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। अब बारी थी थोड़ा एंजॉय करने की। हम सब रेडी हो जाते हैं कयाकिंग के लिए। तो अपनी बोट को लेकर मैं निकल चुका हूँ कयाकिंग के लिए। वैसे इसको कयाक नहीं, सोफिंग बोट बोलते हैं। ये सिमिलर होती है कयाकिंग की तरह। ये देखो अभी आपको चेक कराता हूँ। ये देखो कुछ ऐसी दिखती है ये। इसमें कोई सपोर्ट वगैरह नहीं होता। कयाक में आप पूरा अंदर घुस के बैठ जाते हो, सामान वगैरह रख देते हो। लेकिन इसमें अगर सामान वगैरह रखोगे थोड़ा डर लगेगा,
आपको कि आपका सामान वामान गिर ना जाए, आपको भी थोड़ा सा पलटने का डर लग सकता है। लेकिन अगर आपने कायाकिंग करी है पहले तो इतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा। हमारे साथ 3 लोग और हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन भाई मेरे को तो मज़ा आ रहा है। अगर गिर भी जाएंगे तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लाइफ जैकेट है। सामने का व्यू बहुत प्यारा है, अभी गोल्डन आवर चल रहा है। ये चेक करो भाई, ऐसा कुछ व्यू देखने मिल रहा है। और इधर देखोगे ना तो काफ़ी सारे लोग पैराग्लाइडिंग करते हुए दिख जाएंगे आपको। तो पोखरा में काफ़ी ज़्यादा पैराग्लाइडिंग होती है, जिधर भी जाओगे ना आपको ऐसे पैराग्लाइडिंग करते हुए लोग दिख जाएंगे। तो मैं वहाँ से अपनी बोट को लेके आ रहा हूँ। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ से हमने कायाकिंग शुरू करी थी और अभी यहाँ आ चुका हूँ। हम लोगों को 1 घंटे के लिए मिली है और इसका जो चार्ज है ना वो 200 रुपीज़ पर आवर है। नेपाली करेंसी की बात कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग आगे लेके चलते हैं इसको और वहाँ जाके मज़े करते हैं। कायाकिंग करने के बाद हम लोग सीधा होटल आ गए थे क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी और कपड़े भी भीग गए थे। भाई मज़े मज़े में कुछ ज़्यादा ही मज़े कर लिए, तो ठंड भी लगने लगी थी तो थोड़ा रेस्ट करा है। उसके बाद अभी हम लोग फिर से निकले। टाइम देखो, मैं दिखाता हूँ आपको कितना हो रहा है। टाइम हो रहा है भाई 7:40। हम लोग 8 साढ़े 8 बजे निकलेंगे। कल हम लोगों ने अच्छे से आपको नहीं दिखा पाया था पोखरा की जो नाइट लाइफ है। हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे, तब भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट खुला हुआ था। तो आज हम लोग बार में जाएंगे। कल वैसे मैंने 3-4 यहाँ पे बार देखे थे, तो फिर मैंने रिसर्च करी तो पता चला कि एक यहाँ पे काफ़ी बड़ा बार है कैट वॉक करके, और एक बार और है वो हमें लोकल भाई ने एक सजेस्ट करा था कि आप उन दोनों में से किसी में भी चले जाना, सबसे महंगा और बड़ा बार है। तो वीडियोस वगैरह मैंने देखी भाई, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो आज वो भी आपको चल के दिखाएंगे। और जो भी पोखरा की गलियां हैं दिन से ज़्यादा सुंदर वो रात में लगती हैं। और फिर आ चुके हैं पोखरा की गलियों में। और कल ये जो आप खाली खाली रोड्स देख रहे थे ना, आज मैं आपको चेक कराता हूँ। आज देखो आपको अच्छा खासा क्राउड देखने को मिल जाएगा। और जो कल शॉप्स बंद थी ना वो आज सब कुछ खुला हुआ है। और ये देखो बाइक जा रही है, डर्ट बाइक। कुछ लोग बोलते हैं कि नेपाल में बाइक्स और कार अच्छी देखने को नहीं मिलती, लेकिन भाई मैं 2 दिनों से घूम रहा हूँ, मेरे को तो भाई काफ़ी प्रीमियम कार्स, काफ़ी प्रीमियम बाइक्स देखने को मिल रही है। ऑल्दो यहाँ पे टैक्स ज़्यादा है बाइक्स पे। अगर आप इंडिया में कोई बाइक ले रहे हो 10 लाख रुपए की, तो यहाँ आपको 40 लाख की देखने को मिली। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी प्रीमियम कार्स मेरे को देखने को मिली। लैंड क्रूजर बहुत देखने को मिली, फॉर्च्यूनर थार नहीं मिली बस। उसके अलावा स्कॉर्पियो बहुत है। तो आप जो सामने बार देख रहे हैं ना, इन्होंने हट शेप में बनाया हुआ है, काफ़ी सही लग रहा है देखने में। लेकिन हम लोग जा रहे हैं कैट वॉक बार में। यहाँ पे ना इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलते हैं। एक BYD ब्रांड है और एक टेस्ला की तरह उसका लोगो है, तो वो देखने को मिलता है। काफ़ी प्रीमियम कार्स देखने को मिलती है। तो क्या सच बता रहा हूँ, नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी लगी मुझे पोखरा की। आपको रिकमेंड करूँगा कि नेपाल आ रहे तो पोखरा ज़रूर आओ। और नाइट में ये जो वॉक है ना, ये आप ज़रूर करना। अगर आप कार या बाइक से आ रहे हो तो उसको अपने होटल पे ही खड़ा कर देना और पैदल पैदल घूमना। आपको सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा फन करोगे, काफ़ी अच्छी वाइब आपको यहाँ की लगेगी। तो अभी हम लोग कैट वॉक पहुँच चुके हैं, लेकिन भाई यहाँ की ना टाइमिंग है 10:30 बजे के बाद ही एंट्री मिलती है। और ये देखो भाई, है ना सही चीज़। तो अभी बज रहे हैं 9:30। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं टहल के, कुछ खा पी के आते हैं, उसके बाद फिर एंट्री करेंगे। बाकी ये देखो भाई कितना सही लग रहा है ये भी। तो अभी मैं क्लब से बाहर आ गया हूँ। जाने से पहले मैं आपको बार बार बोल रहा था, तो कन्फ्यूजन थोड़ी, मेरे को लगा क्लब और बार एक ही होते हैं। लेकिन अभी पता चला मेरे को क्लब अलग होता है, बार अलग होता है, क्योंकि इससे पहले मैं गया नहीं हूँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा खास तो लगा नहीं, जितना मैं सुन के आया था, जितना यहाँ के लोकल्स ने बताया कि बहुत तगड़ा है, इतना मैंने यूट्यूब पर देखा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, और ना ही म्यूज़िक में इतना दम था। बेस वगैरह तो कोई खास नहीं था, ना ही थीम्स वगैरह कुछ ऐसी बढ़िया थी। तो आधा घंटा मैं रुका और उसके बाद अभी बाहर आ गए। और अभी देखो 11:30 बज रहे हैं और ऐसा कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। ये देखो, कल हम लोग इसी टाइम पे यहाँ पे घूम रहे थे, तो आज वही टाइम हो गया, 11:30 बज रहे हैं अभी। तो एक और बार बताया है, सॉरी क्लब बताया है। तो अभी देखो प्लान मतलब आपस में डिसाइड करते हैं वहाँ जाना है फिर नहीं, क्योंकि थकान काफ़ी ज़्यादा हो रही है और सुबह हम लोगों को यहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकलना है।